सही बच्चों की स्क्रीन दिख रहा है? ओके, हाँ ठीक है। चलिए आज हम लोग डिप्लोमेटिक पावर को समझते हैं, मतलब राजनीतिक शक्तियाँ, किस प्रकार की राजनीतिक शक्तियाँ हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास होती है उसको हम लोग समझते हैं आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, हम लोग जितने भी कंटेंट को उसका आप अगर बाय द वे वीडियो देखना चाहते हैं तो यूट्यूब एज वेल एज हमारे टीचमेंट के ऐप में आपको मिल जाएगा। और जिन बच्चों का कुछ पहले छूट गया हो तो प्लीज़ आप हमसे पूछ सकते हैं आफ्टर द क्लास, ओके। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसकी कंडीशंस को देखते हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स में होता क्या क्या। तो देखिए यहाँ क्या कहा गया है, द इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट आर नेगोशिएटेड एंड कंडक्टेड ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। देखो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी हो रहा है, जस्ट इमेजिन, आपको पता होगा हाल फिलहाल रेफेल की डील हुई थी हमारी फ्रांस के साथ में। तो उस रेफेल के डील में प्रेसिडेंट साहब खुद नहीं गए थे, उन्होंने अपने डिप्लोमेट्स को भेजा था। डिप्लोमेट्स मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो देश को किसी दूसरे देश में क्या करते हैं, मतलब बतलाते हैं कि मैं उस देश से आया हूँ, मैं इस बिजनेस के लिए आया हूँ या ट्रीटीज़ के लिए आया हूँ या किसी एग्रीमेंट के लिए आया हूँ। तो वो क्या करते हैं, कुछ डिप्लोमेट्स को अपने कंट्री से दूसरे कंट्री भेजते हैं और वो वहाँ जाके क्या करते हैं, डील करते हैं किसी भी ट्रीटीज़ के लिए, किसी भी एग्रीमेंट के लिए। लेकिन वो सारा का सारा डील हमारे प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति साहब के ही नाम पर होता है। व्यक्ति तो जाता है लेकिन उस व्यक्ति के जाने का मतलब क्या होता है कि वह राष्ट्रपति के ऑन द बेसिस ऑफ राष्ट्रपति जा रहा है, उनके जगह पे जा रहा है। फिर भी हाउएवर दे आर सब्जेक्टेड टू अप्रूवल इन द पार्लियामेंट। लेकिन उसके बाद सब कुछ घूम करके हमारे लोकसभा राज्यसभा में आ जाती है। और वहीं पर जब क्लियर होता है हर चीज़ कि ये जो हमारी डील है या ट्रीटी है, वो ट्रीटी जो सिग्नेचर होगा तो प्रेसिडेंट्स को सिग्नेचर करते हैं, उसके बाद फिर वो लोकसभा राज्यसभा में आती है। वहाँ पे जितने भी होते हैं 1/3 जितने पीपल होते हैं वो उसको एग्री कर जाते हैं कि हाँ ये नियम आएगा या एग्रीमेंट या ये ट्रीटीज सही है, तो उसके बाद वो पारित हो जाता है। तो राज्यसभा लोकसभा में आना एकदम इंपॉर्टेंट होता है। द नेक्स्ट इज मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर मतलब सैन्य शक्ति। देखो मैं आपको एक छोटा सा बात बताता हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हमारा इंडिया, देखो दोनों में एक थोड़ी सी जो हमारी प्रेसिडेंस की पावर ली गई है वो बोरो की गई है। ली गई है कहाँ से, तो अमेरिका से, मतलब प्रेसिडेंसी को कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जिससे अमेरिका वाले प्रेसिडेंट और हिंदुस्तान वाले प्रेसिडेंट अलग हो जाते हैं। सबसे पहला तथ्य आपको पता होना चाहिए कि वो अमेरिका वाले 4 साल के लिए आते हैं, हिंदुस्तान वाले कितने साल के लिए थे, 5 साल के लिए आते हैं। उसी प्रकार से जो मिलिट्री शक्ति होती है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है, वो सुप्रीम होती है। वो एक बार ऑर्डर दे देंगे कि अफगानिस्तान में न्यूक्लियर अटैक हो जाना है, तो वहाँ पे कोई सदन नहीं है, लोकसभा राज्यसभा नहीं है जहाँ पे जाकर के वो चीज़ जाएगा, फिर लोग सब जितने एमएलएज एमपीज हैं वो उनके बारे में कहें कि ये सही है गलत है। ऐसा नहीं होगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। वहाँ प्रेसिडेंट का ऑर्डर सर्वोपरि माना जाता है, जो बोल दिया गया वो होना ही होना है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अगर प्रेसिडेंट साहब बोल भी देंगे कि चलो बगल वाले मुल्क है हमारा, चाइना बदमाशी कर रहा है, न्यूक्लियर बम डाल दो उस पर, तो वो क्या होगा कि वो हमारे लोकसभा राज्यसभा में जाएगा। जब वहाँ पे 1/3 लोग जब उसके लिए राजी होंगे, उसके बाद ही वो जाकर के कोई भी एक्शन लिया जाएगा। तो हमारी सैन्य शक्ति थोड़ी सी अलग होती है बच्चों। इस सैन्य शक्ति का अलग होना किस प्रकार से है, यहाँ पे वो चीज क्लियर मेंशन किया गया। ही इज सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान का जो डिफेंस फोर्स होता है जिसके अंतर्गत हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती है, उसके वो सुप्रीम कमांडर मतलब सबसे प्रमुख होते हैं। सबसे प्रमुख नहीं, उसके वो प्रमुख होते हैं। और वो किनकी, वो जितने भी चीफ होते हैं आर्मी के, नेवी के और एयरफोर्स के, उनकी नियुक्ति करते हैं। तो उनकी नियुक्ति का पत्र पे सबसे नीचे सिग्नेचर किनका होता है, तो हमारे प्रेसिडेंट साहब का होता है। ही कैन डिक्लेयर वॉर ऑन और कंडक्ट पीस। वो चाहे तो युद्ध की भी घोषणा कर सकते हैं और पीस, शांति की भी वो घोषणा कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन द पार्लियामेंट। लेकिन सब कुछ घूम फिर करके लोकसभा राज्यसभा जो कि पार्लियामेंट के अंदर आता है वहां का हिस्सा बन जाता है। उसके बाद ही इमरजेंसी पावर। देखो ये शायद रिपीट हो गई है, हमारी रिपीट हो गई तो टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है, याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, ये VVI सेक्शन है, ये बहुत सारी एग्जामिनेशन में अगर इमरजेंसी के बारे में आएगा तो ये पॉइंट जरूर आएगा। और ये स्टैंडर्ड लेवल का है, हायर लेवल का नहीं है। तो प्रेसिडेंट के पास किस प्रकार की आपातकालीन शक्ति होती है, तो उनके पास सबसे पहली होती है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी बच्चों जब हिंदुस्तान पाकिस्तान और चाइना का युद्ध हुआ था तब लगाया गया था। उसके बाद होती है प्रेसिडेंसी रूल। ये समय समय पर स्टेट्स में लगाए जाते हैं, जिस समय में हमारे स्टेट के गवर्नर और गवर्नर एज वेल एज हमारे चीफ मिनिस्टर काम करना बंद कर
देते हैं या फिर उनको उनके ऊपर किसी प्रकार का लांछना लग जाता है तो उन्हें छोड़ना पड़ता है, तो उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, या फिर वो त्याग पत्र भी दे देते हैं, उस कारण से भी होता है। आपको पता होगा बिहार में जो इससे पहले एक सीएम थे, नाम मैं नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, वो सीएम किसी घोटाले में फंस गए थे बेचारे, और उनके कारण उनको त्याग पत्र देना पड़ा था। और तो उनकी वाइफ तो बन गई थी, लेकिन वो ज़्यादा नहीं चला, उसके बाद फटाक से प्रेसिडेंट रूल लगा देना पड़ा, क्योंकि गवर्नर जो थे हमारे वो इस चीज़ के लिए खंडन कर दिए कि नहीं, यहाँ ये सत्ता इस आदमी से या इस फलां व्यक्ति से नहीं चल सकती है, इसलिए प्रेसिडेंट रूल लग गया था, राष्ट्रपति शासन। द नेक्स्ट इज फिनेंशियल इमरजेंसी। देखो यहीं पे हम लोग कल खत्म किए थे, तो फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बता दूं कि कोविड का जो लॉकडाउन हुआ था, फर्स्ट वाला लॉकडाउन, उसमें पूरा का पूरा वर्ल्ड समझिए तो फिनेंशियली टूट चुका था मॉनेटरिकल बेसिस पे। तो फिर क्या हुआ था ना कि हिंदुस्तान के जो मतलब गवर्नर थे, सॉरी हिंदुस्तान के गवर्नर कर रहा हूं, हिंदुस्तान के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए हिंदुस्तान में फिनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगेगी। अगर हिंदुस्तान में फिनेंशियल इमरजेंसी लग गई तो हमारी इकोनॉमी सबसे खराब हो जाएगी। दुनिया में सबसे जो खराब गंदी इकोनॉमी है ना, वो अफगानिस्तान की है, उससे भी नीचे हमारी इकोनॉमी हो जाएगी, क्योंकि सबसे पहले रेपुटेशन जाएगा। रेपुटेशन के साथ साथ क्या होगा कि लोग हमें गरीब समझ लेंगे, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अगर उसको ग्राफ पे देखा जाए तो वो ग्रोइंग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिनकी स्टेबल हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उनका स्लो ग्रो है, उनका ग्रो स्लो है, लेकिन जो हिंदुस्तान का है वो बहुत तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो मतलब समझो, और कुछ ऐसे मुल्क हैं जिनका मतलब ग्रोथ हो ही नहीं रहा है, उठते भी हैं तो फिर नीचे चले जाते हैं, जैसे बगल का हमारा मुल्क पाकिस्तान, उनकी इकोनॉमिक्स थोड़ा सा बढ़ती नहीं है कि उनके ऊपर चाइना वाले प्रेशर डाल देते हैं, और जितने का जितना वो कर्ज लिए हुए हैं उसके बदले में वो उनसे क्या ले लेते हैं, उनकी रिसोर्सेज को ले लेते हैं, तो इस प्रकार से उनको मॉनेटरिकली नुकसान भी पहुंचता है। द नेक्स्ट इज वीटो पावर। हम लोग वीटो पावर को आज से समझना शुरू करते हैं, और आज ही क्लास एक्चुअली यहीं से शुरू हो रही है। तो वीटो पावर एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूं। The bill passed by parliament can become an act only if it receive the assent of the president। देखो पार्लियामेंट के जो सदन हैं, दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इससे जब कोई बिल, आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूँ, एनआरसी और सीए, ये वाला जो एक्ट आपको मतलब सीए तो पहले था, वो बाद में चेंज होकर एनआरसी पे चला गया था, वो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को डिफाइन करूँगा तो लंबा हो जाएगा क्लास, मैं आपको नाम तो इसका सुने होंगे, मैं इसी पर आपको बताता हूँ। ये क्या हुआ था कि पार्लियामेंट में इस चीज़ के लिए जितने भी हमारे एमपीज थे वो सब राजी हो गए थे, और राजी करने के बाद क्या हुआ था, उसको पारित किया गया था राज्यसभा से लोकसभा में किया गया था। तो राज्यसभा में तो लोग पारित कर दिए उसको, लेकिन लोकसभा में वो आके फंस गया। तो अगर लोकसभा से भी वो आगे बढ़ जाता तो वो जाता हमारे राष्ट्रपति साहब के पास, और जब राष्ट्रपति उसके नीचे में अपना अंडर साइन, सबसे पहले उनका क्या आता, सिग्नेचर, और सिग्नेचर के साथ साथ उनका सील, जो उनका मोहर होता है, वो मोहर लग जाता। उसके बाद वो क्या होता, जो एक्ट होता है, एक्ट कन्वर्ट हो जाता है किस में, बिल में। याद रखिएगा बच्चों कि जो भी एक्ट रहे, जब उस पे हमारे प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर कर देते हैं तो वो एक्ट खुद ब खुद बिल में कन्वर्ट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट था, वो बाद में एनआरसी मतलब उसको चेंज कराया गया, लेकिन वो चेंज नहीं, वो पास नहीं हो पाई, स्टिल इट इज इन पेंडिंग केस। When such a bill is presented to president for assent, he has 3 alternative। याद रखिएगा, जब प्रेसिडेंट के पास लोकसभा राज्यसभा से कोई बिल पास होके जाता है तो प्रेसिडेंट के पास 3 शक्तियां होती हैं जिनका वो इस्तेमाल करके उस एक्ट को पारित होने से रोक सकते हैं या पारित कर भी सकते हैं। देखते हैं वो पावर उनकी क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, ही मे गिव हिज एसेंट टू बिल। सबसे पहला क्या, वो पॉजिटिव कर देंगे, भैया चलो मैं पास कर रहा हूँ, पास हो जाएगा। जैसे कि राफेल का डील हुआ था हमारा किसके साथ में, रूस के साथ में, तो वहां पे डायरेक्ट बिल उनके पास गया था, लेकिन एक कंडीशन है, धन विधेयक होता है तो वो पास करना ही पड़ता है चाहे कोई भी हालत में। अगर लोकसभा राज्यसभा से धन विधेयक चला गया हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास तो उनको उसको पास करना ही पड़ेगा हर हालत में। नेक्स्ट हमारे देते हैं, ही में विदहोल्ड हिज एसेंट टू बिल। देखो अगर प्रेसिडेंट साहब का मन कर गया तो वो विदहोल्ड कर देंगे, रोक देंगे। आपको पता होना चाहिए, एक बारे में आपको बताऊंगा, ये विदहोल्ड वाला कंडीशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यूपीएससी बीपीएससी के कैंडिडेट्स हो आप तो आपको ये बात पता होनी चाहिए।
एक बार क्या हुआ था, इंडियन पोस्टल एक्ट आया था, इंडियन पोस्टल एक्ट। वो पोस्टल एक्ट में क्या हुआ था, 1997, 96, 97, 98, शायद इसी समय की बात है, एक्यूरेट मुझे याद नहीं है, कि पोस्टल एक्ट ने एक कंडीशन, एक मतलब लोकसभा राज्यसभा में एक चीज पारित होकर के प्रेसिडेंट साहब के पास गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जितने भी लेटर्स होंगे, चिट्ठियां होंगे या फिर पार्सल्स होंगे, उसको मिनिस्ट्री ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट खोल कर चेक करेगी कि उसके अंदर बम है या नहीं है। क्योंकि एक घटना आई थी 97-98 के टाइम में कि लोग एक आदमी दूसरे आदमी के घर में पार्सल में बम भेज दे दिया कर रहे थे, जिससे कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ था। तो इसीलिए प्रेसिडेंट साहब के पास ये बिल गया, तो प्रेसिडेंट साहब क्या किए थे, वो विदहोल्ड कर गए थे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि कौन सा बिल विदहोल्ड कर दिया गया था जिसको प्रेसिडेंट साहब ने रोक दिया था। तो वही था इंडियन पोस्टल एक्ट का, वो एक्ट था कि जो भी पार्सल रहेगा, जो भी चिट्ठी रहेगी, उसको कोई खोल करके पढ़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार हिंदुस्तान के सभी नागरिकों को मिला हुआ है, तो स्वतंत्रता का हनन हो रहा था वहां पे। तो इसीलिए क्या किए थे, प्रेसिडेंट साहब ने उस पर रोक लगा दिया। और वो रोक इसलिए लगा दिए थे कि हो सकता था कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी पर्सनल बातें उसके अंदर में लिखी हो। बहुत सारा चीज होता है, किसी का मतलब वाइफ को अपने हस्बैंड को चिट्ठी लिखना रहता है, हस्बैंड को वाइफ को लिखना। तो बहुत सारे ऐसे प्रसंग थे जिसके कारण क्या हुआ था, प्रेसिडेंट साहब ने दैहिक स्वतंत्रता का मतलब जो अधिकार का हनन को सामने रखते हुए उन्होंने इस बिल को रोक दिया था। तो ये बहुत बड़ा फेमस कांड था जो हुआ था 97-98 में। इसके बारे में और भी डिटेल है तो बाद में फ्यूचर में आएगी, सब बातें मैं आपसे क्लियर करूंगा। उसके बाद क्या, ही में रिटर्न द बिल, लेकिन याद कंडीशन, बिल का रिटर्न उस केस में होगा जब वो मनी बिल ना हो, धन विधेयक ना हो। देखिए धन विधेयक मतलब क्या होता है, अगर बाय द वे बिहार है, बिहार राज्य को 10 करोड़ रुपये की 100 करोड़ रुपए की जरूरत है और वह प्रेसिडेंट के पास लोकसभा राज्यसभा से पारित होकर चला गया, तो प्रेसिडेंट उसको रिटर्न नहीं कर सकते। हाँ, उसको क्या करेंगे, उनको पास करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा जो लोगों के प्रतिनिधित्व है, मतलब लोकसभा राज्यसभा में कौन व्यक्ति बैठते हैं, हमारे ही प्रतिनिधित्व बैठते हैं। तो हमारी जरूरत को वो लोग जानते हैं और वो जब पास कर दिए तो प्रेसिडेंट उसको वापस नहीं कर सकते हैं, वो रिटर्न करना अलाउड नहीं होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, जिसको हम लोग अध्यादेश कहते हैं, अध्यादेश का शक्ति, हम उसको समझते हैं अच्छे से। आर्टिकल 123, बच्चों इस चीज को आप याद रखना, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है मैं उसको मेंशन करता चल रहा हूं। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब आर्टिकल को आप हमारे नोट से भी पढ़ सकते हैं, साथ में बोलिएगा। तो मैं आपको कुछ स्पेशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ध्येय IAS या फिर दृष्टि, इसके नोट्स भी अवेलेबल करा सकता हूँ, तो आप उसके लिए टेंशन मत लेना। वो सब नोट्स हमको कहीं ना कहीं से मिल जाता है, सारा का सारा पेड नोट्स है, लेकिन खुद के लिए यूज करता हूँ, तो मेरे बच्चे पढ़ लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, सारा नोट्स दे दूंगा यार, मेरे पास बहुत सारे नोट्स हैं, ठीक है। तो अगर जरूरत आपको नोट्स की पड़ेगी तो प्लीज आप मेरे को क्या करना, व्हाट्सएप पे ग्रुप में खोल दूंगा शाम के टाइम में, अभी आफ्टर द क्लास, मतलब 10 बजे तक खुला रहेगा ग्रुप, आप उस समय पोस्ट कर दीजिएगा जो भी नीड हो आपको, ठीक है। अब आर्टिकल 120, ओके हाँ ठीक है साक्षी, ओके। तो आर्टिकल 123 को देखते हैं, और सारा नोट्स मैं ऐसे ही दे दूंगा एकदम, जितने भी मेरे 100 स्टूडेंट्स तक जाएंगे वो सब हर चीज़ फ्री में, उनको जिंदगी भर सारी सर्विसेज फ्री मिलेगी। लेकिन जो बच्चे 100 के बाद आएंगे भाई, उनसे तो उनको मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, याद रखना। अब उनसे क्या लूंगा वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन 100 बच्चे तक लाइफ टाइम, उनको जब तक वो जिंदगी भर पढ़ना चाहेंगे वो पढ़ सकते हैं। संजय जी ओके, थैंक यू बाबू, थैंक यू जी। ओके, हम लोग नेक्स्ट 123 आर्टिकल को देखते हैं। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट 1 रुपया। हाँ, लोग मुझे 1 रुपया में बोलते हैं, लोग मुझे, बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं अपने ग्रुप से, विश्वास कीजिएगा, मेरे पास करीब करीब 700 ऐसे बच्चे हैं जो 1 रुपया मेरे से नोट्स लिए हुए हैं, 1 रुपया मेरे से पढ़े हुए हैं, जस्ट बिकॉज कि जो विद्या होती है, मतलब सरस्वती होती है, वो फ्री में किसी के पास नहीं जाती है, एकदम इस बात को याद रखिएगा। तो 1 रुपया मैं मिनिमम लेता हूँ, ये मेरा कंडीशन है, उसके बिना मैं काम नहीं करता हूँ। तो अभी चलने दीजिए, बाद में देखेंगे 1 रुपया को। 1 रुपया सही बात है, समझ रहा हूँ मैं। चलिए देखते हैं आगे, आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके साक्षी, आपको ऐड करवाना होगा, आप एक काम करो, अपने कॉपी पे ये वाला नंबर लिख लो, ठीक है जी, 7717000143। आप इस पे मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब आर्टिकल 123 को देखते हैं, उसमें क्या कहता है कि देखिए, वो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग अध्यादेश जारी किया जाता है। अध्यादेश एक्चुअली होता क्या है, उसमें जितने भी क्या बोलता है, दिस ऑर्डिनेंस हैव द सेम फोर्सेस एंड इफेक्ट ऑन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट में भी जो भी एक्ट होते हैं, जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा पारित किए हुए एक्ट्स होते हैं, अध्यादेश होते हैं। अध्यादेश एक्चुअली होता क्या है, अध्यादेश को क्लियरली हमको समझना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोगों को संसद पढ़ना पड़ेगा। जब हम लोग संसद पढ़ेंगे
तब हम उसको अध्यादेश को पढ़ सकते हैं। तो संसद अभी नहीं शुरू होगा, वो करीब करीब 1 महीने बाद वो क्लासेस शुरू होंगी, क्योंकि संसद पढ़ाने के लिए आपको मुझे भी थोड़ा सा उसको रिवीजन करना पड़ेगा, तो मैं उसको बताऊंगा आगे आपको। अब देखिए पार्डनिंग पावर को देखते हैं, क्षमादान, क्षमा याचना, क्षमा शक्ति जो होती है हमारे प्रेसिडेंट की, उसको समझते हैं। देखिए पार्डन करने का मतलब होता है माफ़ी देना। हिंदुस्तान में पार्डन दो विभिन्न लोग होते हैं जो उच्च कोटि के होते हैं, उच्च दर्जे के होते हैं, जिनके पास यह शक्ति होती है कि वो क्षमा दे सकते हैं। अगर स्टेट बेसिस पे देखा जाए, राज्य के अनुसार देखा जाए, तो हमारे गवर्नर साहब होते हैं, राज्य के अनुसार हमारे गवर्नर साहब होंगे। और अगर बाय द वे कंट्री में देखेंगे, नेशन में देखेंगे हम लोग, तो नेशन मतलब राष्ट्र में देखेंगे तो हमारे प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। राज्य में गवर्नर दे सकता है और सेंट्रल में प्रेसिडेंट दे सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन होती है बाबू, इस बात को आप याद रखना कि कुछ ऐसे केस, कुछ ऐसे मतलब लॉज में देखा गया है, एक्ट्स में जो पारित हुआ था पास्ट में, उसमें गवर्नर साहब ने बहुत सारे मतलब जैसे कि फांसी की किसी को सजा हो गई, तो वो खुद से उसको टाले नहीं, वो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज दिए। देखिए कंडीशन, इस चीज़ को आपको हम समझाते हैं होता क्या है। सबसे पहले हमारे गवर्नर साहब स्टेट के चीफ, ठीक है, स्टेट में, और जी हाँ, और दूसरा हमारे हो गया हमारे कौन, प्रेसिडेंट साहब। तो एक्चुअली होता क्या है, जैसे एक इमेजिन कीजिए, यह एक बहुत बड़ा कुख्यात डकैत है, ठीक है। इसने क्या किया, किसी को हाइनियस क्राइम करके इसको इन्होंने क्या किया कि इन्होंने किसी को गोली मार दी, ठीक है। अब गोली मार दी तो अब इनके ऊपर क्या हुआ, जो हमारी कोर्ट्स थी, स्टेट लेवल का जो कोर्ट था, वो इसको सजा में क्या दिया कि इसको हैंग कर देना है, मतलब फांसी चढ़ा देनी है। लेकिन बात ये थी कि इसने किसी को जो मारा वो अपनी सेफ्टी के लिए, मतलब ये समझो कि ये खुद की सेफ्टी के लिए किसी का हत्या कर दिया। मतलब इमेजिन कीजिए कि ये डकैत था, माना, लेकिन हुआ क्या कि उस केस में उसके ऊपर जानलेवा हमला हुआ था किसी व्यक्ति के द्वारा, और वो खुद की सेफ्टी के लिए किसी को मार डाला। तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नर के पास जाएगा, लास्ट सबसे पहले कहाँ आएगा, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से क्या होगा, स्टेट लेवल के कोर्ट में जाएगा। स्टेट लेवल के कोर्ट में अगर बाय द वे ये बात हो गया, चलो स्टेट को लेवल के जो जज थे उन्होंने बोल दिया कि भैया ये जो डकैत भाई हैं इसको फांसी पे चढ़ा दो। लेकिन इस डकैत ने क्या किया, इन्होंने अपनी प्ली का मतलब होता है याचना, इन्होंने अपनी याचना को गवर्नर साहब के पास भेज दी कि गवर्नर साहब, मैं बहुत गुस्से में आ गया था और मेरी जान के ऊपर हमला था, इसलिए मैंने सामने वाले की हत्या कर दी। तो फिर क्या करेगा गवर्नर, पहले देखेगा इसका बैकग्राउंड, देखेगा कि ये बहुत गंदा आदमी था, तो इसकी प्ली को, मतलब जो याचना थी उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब देखेगा नहीं, ये सच में अच्छा इंसान था, डकैत तो था लेकिन 20 साल पहले था, बाद में वो बदल गया था। तो फिर इसको क्या करेंगे गवर्नर साहब, ये बोलेंगे भाई ये वाले जो प्ली है इसको ट्रांसफर कर दिया जाए हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास। अब प्रेसिडेंट साहब के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब, याद रखिएगा, दो काम कर सकते हैं, या तो इसको ये फांसी पे चढ़ा देंगे, अगर फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि फिर से वापस भेज दे गवर्नर के पास इस चीज को जानने के लिए कि या सच में ये लायक है कि इसको क्षमा याचना दिया जाए। और अगर बाय द वे दोबारा गवर्नर फिर से वापस भेज दे प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट साहब बोल दे फांसी चढ़ा दो, तो ये कितना भी अच्छा रहेगा डकैत, ये फांसी चढ़ेगा ही चढ़ेगा। लेकिन उसके बाद सेकेंड टाइम अगर प्रेसिडेंट के पास आया और प्रेसिडेंट साहब क्या कर दिए कि चलो इसको छूट दे देते हैं, भाई ये अच्छा इंसान था, इसको हम फांसी के नहीं, इसको जेल में बंद कर देते हैं, तो जेल में उसको जेल की सजा मिल जाएगी। तो बजाबता यही उनकी पार्डनिंग पावर होती है, जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ओके मैं थोड़ा स्क्रीन क्लियर करता हूं बच्चों, आपको अच्छे से क्लियर दिखेगा। देखिए उसके बाद है पनिशमेंट और सेंटेंस इज एन ऑफेंस अगेंस्ट यूनियन लॉ। देखो ये किस किस केस में वो क्षमा याचना दे सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा क्या, यूनियन लॉ में, केंद्रीय कानून के में वो चाहे केंद्रीय कानून मतलब जैसे वही डकैती हुआ, चोरी हुआ, एक्सटॉर्शन हुआ, मर्डर हुआ, रेप हुआ, या फिर ये सब केस में वो चाहे तो याचना क्षमा दे सकते हैं। दूसरा हमारा क्या होगा, पनिशमेंट और सेंटेंस बाय कोर्ट मार्शल। लेकिन कोर्ट मार्शल का कंडीशन होता है, कोर्ट मार्शल मतलब हो गया मिलिट्री कोर्ट। मिलिट्री कोर्ट में अगर किसी व्यक्ति को देशद्रोह के मतलब कारण सजा हो गई है
तो उस केस में एक कंडीशन होती है, जिस स्टेट का वह व्यक्ति है उस व्यक्ति का गवर्नर उसको किसी भी प्रकार का सजा नहीं देगा, वो सजा डायरेक्ट जाएगी किनके पास? देखिए, मिलिट्री कोर्ट आपको कभी स्टेट में नहीं भेजेगा कि जाइए स्टेट के जज साहब के पास और वो आपकी सजा को सामने लाएंगे। मिलिट्री कोर्ट, याद रखिएगा, ये सर्वोपरि कोर्ट होता है, एक अलग कोर्ट के फीचर में। तो ये क्या करेगा कि अगर बाय द वे कोई आदमी था, जैसे कि लेफ्टिनेंट जनरल एबीसी नाम के एक जनरल साहब थे, इन्होंने क्या किया कि एक दूसरे जनरल को गोली मार दिया। अब क्या होगा कि इनके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाए कि तुम देश के लिए अच्छा काम नहीं, क्योंकि एक जनरल को जनरल होके तुम मार दिए हो। तो फिर क्या किया मिलिट्री कोर्ट, डायरेक्ट बोली क्या कि इसको फांसी चढ़ा दो। तो फांसी चढ़ा दो तो ये एबीसी जो हमारे जनरल साहब हैं ये चले जाएंगे डायरेक्ट किसके पास? प्रेसिडेंट साहब के पास। और प्रेसिडेंट साहब उसके बाद क्या करेंगे, ये कोर्ट मार्शल का जो लॉ आया है उस पर वो उनके सजा को कम कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते हैं। याद रखिए, सजा कम होगा, सजा बदलाएगी नहीं। वैसे जल्दी याद रखिएगा, जितने भी बड़े ऑफिसर्स होते हैं उनसे हाइनियस क्राइम भी हो जाए तो उनको आजीवन कारावास मिलता है, उनको फांसी पे हैंग करना या फिर मार देने की सजा नहीं होती है। ये बात ध्यान में आप रखिएगा, ठीक है। मिलिट्री कोर्ट सामान्य और सिविल कोर्ट से सर्वोपरि होता है और ज़्यादा शक्तिशाली होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत वो आता है मिलिट्री कोर्ट, ये भी बात आप ध्यान से रखना है इस चीज़ को। अब क्या हमारे थर्ड टर्म आती है, सेंटेंस इज अ सेंटेंस ऑफ डेथ। देखो, अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा डायरेक्ट दी जाए तो उसमें वो पार्डन दे सकते हैं। अभी हाल फिलहाल एक केस आया था, छोटा सा केस बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के एक किसी डिस्ट्रिक्ट में एक महिला थी जो माइनॉरिटी क्लास की थी। माइनॉरिटी देखो, मैं कास्टिज्म और क्लास पे बिलीव नहीं करता हूँ। नो जाति नो धर्म, सारे इंसान हैं और सारे हिंदुस्तानी हैं, याद रखिएगा। तो मैं बात बता रहा हूँ माइनॉरिटी की, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा इसके बारे में जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। तो वो ये माइनॉरिटी की एक फीमेल थी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने फीमेल FEMALE, ठीक है, फीमेल थी। इन्होंने क्या किया, अपने इनकी शादी हुई किसी आदमी के साथ और ये अपने परिवार में अपने ससुराल गई। ससुराल जाने के बाद क्या हुआ, यह शादी से पहले इनका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। उसने क्या किया, उसके साथ मिल करके इसने अपने नए वाले पति का ओरिजिनल पति की माँ की, मतलब सास ससुर की, एक बच्चा की और एक उसकी मतलब सास ससुर की बेटी, मतलब अपनी ननद की, उन्होंने निर्मम हत्या करा दी गई थी। इस महिला को 20 साल तक जेल में रखा गया ट्रायल कोर्ट में, और ट्रायल कोर्ट में रखने के बाद इसके ऊपर हैंग का इसके ऊपर डाला गया जुर्माना। फिर क्या हुआ, ये महिला का एक उस केस में एक बेबी भी पैदा ले लिया, और वो बेबी पैदा लिया कहाँ, तो जेल में बेबी पैदा लिया। तो ये महिला बहुत सारे प्रताड़ना को देखी। फिर बाद में जब बच्चा बड़ा हो गया तो बच्चा को भेज दिया गया कहाँ, तो चाइल्ड ह्यूमन राइट्स वाले बच्चे को उठा कर ले गए। ह्यूमन राइट्स वाले बहुत जगह एक्टिव रहते हैं, इन्होंने बच्चा को उठा के ले गए कहाँ, तो अच्छे जगह पर पढ़ाने के लिए। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ है, 18 साल 17 साल का हुआ है, तो इस बच्चे ने ये बेबी गवर्नमेंट के पास जाकर के, मतलब हमारे प्रेसिडेंट साहब के पास जाकर के इन्होंने प्ली किया है कि मेरी माँ को 20 साल तक ऑलरेडी जेल में रखा गया है और अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकाले हैं, तो मेरी माँ को अभी जो फांसी पे आप लोग चढ़ाने के प्लान कर रहे हैं तो इसको इस चीज़ से अलग कर दीजिए। तो ये बहुत अच्छा सा खतरनाक केस हमारे देश में आया है महिला के ऊपर, जिसमें महिला को फांसी पे चढ़ाया जा रहा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो याद रखिएगा, महिला को फांसी पे चढ़ाना अगर बाय द वे उससे क्राइम हो भी गया तो आप इतना बड़ा सजा उसे मत दीजिए, आप उसको जेल के अंदर डाल सकते हैं, आजीवन कारावास दे दो, सश्रम दे दो, उसको काम के साथ कारावास दो। लेकिन फांसी पे चढ़ाना ये थोड़ा सा अजीब व गरीब हो जाएगा। 20 साल के बाद ये सजा आप सुना रहे हैं, सजा 1 साल के अंदर में दे दो तो अच्छी बात है। तो कहीं ना कहीं हमारा लॉ एंड इन्फोर्समेंट भी कमज़ोर पड़ जाता है, मतलब डेमोक्रेसी में। तो आगे हम लोग इन चीज़ों को देखते चलते हैं। ये सब बहुत सारी बातें हैं, हम लोग आगे बहुत सारी और चीज़ों को समझेंगे भविष्य में। अब पार्डनिंग पावर के बारे देखते हैं। पार्डनिंग जो हमारी क्षमा याचना होती है, ये कितने प्रकार की होती है मैं आपको सब बता देता हूँ। देखो, सबसे पहला होता है पार्डन। पार्डन में क्या होता है, जो भी आपको सजा मिलेगी उस सजा को क्या किया जाएगा, डायरेक्ट खत्म कर दिया जाएगा। मतलब आपको कोई सजा मिल गई, जैसे कोई व्यक्ति है वो छोटा सा क्राइम किया था, बैंक लूट लिया और उसके सजा मिल गया कि इसको आजीवन कारावास कर दो, तो प्रेसिडेंट को डालेगा, बोलेगा मैं बैंक इसलिए लूटा क्योंकि मेरी माँ का तबीयत खराब था, मुझे बच्चे की अपनी सेवा करनी थी, या कुछ भी वैसा होगा। तो प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे चलो ये व्यक्ति निरीह था, शायद इसने गलती से इस काम को अंजाम दिया है, इसलिए इसको फांसी या फिर जेल में मत भेजो, तो उसको वो पार्डन कर देंगे, क्षमा कर देंगे। दूसरा है हमारा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन क्या होता है, बड़े सजा से छोटे सजा पे उसको ले आना। अब इमेजिन कीजिए कोई व्यक्ति गलत काम करता है, उसको 20 साल का आजीवन कारावास मिलता है,
तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा मेरी उम्र 70 साल है, 20 साल में तो मैं मर जाऊंगा, तो मुझे प्लीज छोटा सजा दे दो। तो गवर्नर के पास प्ली करेगा, तो गवर्नर बोलेंगे ठीक है 5 साल तक अच्छे से जेल में रहो, उसके बाद अगर तुम्हारा कैरेक्टर अच्छा रहा, किसी से लड़ाई उड़ाई नहीं किया, तो तुमको दे देंगे हम। तो ये हुआ क्या, कम्यूटेशन, मतलब बड़े सजा से छोटे सजा पे उनको ला देना। उसके बाद है रेमिशन। रेमिशन का मतलब होता है छूट देना में। अब देखिए जैसे कि रेमिशन कंडीशन बड़े सजा पे नहीं होती है, छोटे सजा पे होती है। छोटा सजा मतलब किसी व्यक्ति को 2 साल या 3 साल का कैद होता है, कैद हुआ मुशक्कत होता है, तो उसमें वो प्रेसिडेंट को बोलेगा कि सर मैं पढ़ने वाला विद्यार्थी हूँ, मुझे 2 साल की सजा दीजिएगा, मेरा करियर बर्बाद हो जाएगा, आप मुझे सजा कम कर दो। तो बोलेंगे ठीक है तुम 6 महीना तक जेल में रहो, अब 5 लाख रुपया तुम दे दो, तो तुम्हें इस चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब ये छोटा मोटा सजाएं मिलता है। आप किसी का मर्डर कर दीजिएगा तो रिमिशन आपको नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। उसमें आपको बड़ा सजा से छोटा 20 साल से 10 साल मिल सकता है, और 10 साल भी नहीं मिलेगा। फिर किसी से अगर बाय द वे जेल में ही है, लड़ाई कर लिए, तो पता चलेगा और भारी पड़ जाएगा, 20 साल का सजा ना फिर 25 साल में कर दिया जाएगा। तो ऐसा भी होता है, कभी कभार देखा गया। बहुत सारे कोर्ट के मेरे पास बुक्स है, मैंने उसमें पढ़ा है कि ऐसा ऐसा लोगों के साथ हुआ है कि जो साल को एक आदमी को ना 20 साल की सजा थी, और लास्ट टाइम में जब वो 19 साल में गया था, तो एक पता चला जेलर को ही उसने हत्या कर दी, फिर उसका सजा 20 साल और बढ़ गया। तो ऐसा हो जाता है कभी कभार। तो ये सब होती है, मतलब पार्डन का एक कंडीशन होता है। उसके बाद है रेस्पाइट। रेस्पाइट का मतलब होता है, देखिए रेस्पाइट महिलाओं को दिया जाता है। अब कोई महिला है, इमेजिन कीजिए, वो भावावेश में आके गुस्से में आ गई और उसका पति उसके साथ मारा पीटी करता था, ससुराल में गया, शादी करके गई, उसको बहुत पीटता था उसका पति। अब उस केस में क्या होगा कि औरत गुस्सा है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं होगी गुस्सा, कभी नहीं होगी। अब किस दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तो अब देखो आप समझ सकते हो, बहुत सारा खतरनाक बात हो जाता है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। तो फिर क्या कह रहा था, तो औरत को गुस्सा आ गया बहुत ज़्यादा, अब वो क्या कि अपने पति का ही हत्या कर दिया। भाई उस केस में क्या होगा, अब उसके बाद पता चला, जब जेल ले जाया गया तो पता चला वो महिला प्रेग्नेंट थी। तो अब उस केस में क्या होगा, उसको राहत दे दिया जाएगा, भाई जब तक आपका बेबी नहीं पैदा ले लेता है आप जाइए अपने घर पे रहिए, लेकिन याद रखिएगा आपको सजा मिलेगी, आपका बेबी जब पैदा ले लेगा तो आपको फिर से सजा मिलेगी। तो ये बात होती है राहत। और बाय द वे फिर उसमें कोर्ट का ट्रायल होता है, कोर्ट के ट्रायल में पता चलता है कि औरत एकदम गुस्से में आ गई थी, रेज में आ गई थी, उसके साथ प्रताड़ना होती थी, उसको घर में सब लोग पीटते थे, इसलिए वैसा किया। तो उस केस में हो सकता है उस महिला को कम्यूटेशन, मतलब कि बड़े सजा से छोटे सजा पर उनको लाया जा सकता है। जो 20 साल की सजा होती तो उनको 5 साल की सजा करके खत्म कर दिया सकता है। तो ये होता है रिस्पाइट देना। उसके बाद होता है रिप्राइव। रिप्राइव का अर्थ होता है हाँ, रिप्राइव हमेशा डेथ में, अगर बाय द वे मृत्यु दंड किसी को दिया जा रहा है, अगर कोई महिला है या पुरुष है उसको मृत्यु दंड की सजा दी जा रही है, तो मृत्यु दंड के केस में रिप्रेवमेंट मिलता है। रिप्लेवमेंट में क्या होता है बता रहा हूं आपको कि बाय द वे जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत खतरनाक रूप से किसी का मर्डर कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया, उस केस में क्या होगा कि वो जाएगा, उसके ऊपर सजा आ गया कि उसको हंग कर देना है फांसी पे, तो वो क्या करेगा कि प्रेसिडेंट साहब के पास प्ली लिखेगा कि देखिए इतना जल्दी जो आप डिसीजन ले रहे हैं ये सही नहीं हो रहा है श्रीमान, आप महोदय क्या कीजिए, पहले इसमें जांच कार्रवाई कराइए और पता कीजिए कि क्या मैं सच में दोषी हूं या फिर मुझे फंसाया जा रहा है, कहीं मैंने हत्या नहीं किया हो, आप मुझे पे दोष डाल रहे हो। तो उस केस में क्या होता है कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट, यहाँ तक कि डीजी को, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जो होता है डीजीपी, वहां तक भेज दिया जाता है इस मामला को कि जाओ और पता करो कि क्या यह व्यक्ति सच में दोषी है या फिर इसको झूठा फंसाया जा रहा है। तो ये रिप्रीवमेंट होता है। तो मैक्सिमम जो कल्परिट होते हैं, दोषी होते हैं, वो 20 साल, 25 साल और 30 साल तक का रिप्रीवमेंट ले लेते हैं। किन से? प्रेसिडेंट से। तो रिप्रीवमेंट कम दी जाती है, और ये नहीं ही दी जाती है अभी, क्योंकि डिसीजन फटाक से लिया आता है। हाँ, आज से 15 साल 20 साल पहले सजाओं में रिप्रीवमेंट दिया जाता था, लेकिन ये रिप्रीवमेंट की केस अब थोड़ी कम आ गई है। समझो तो विद इन 5 साल में तो रिप्रीवमेंट मैंने देखा नहीं है कोई हाइनियस क्राइम में। कसाब फंसाया था, कसाब पे ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले आ गए थे कि भैया आप इसको फांसी पे नहीं चढ़ा सकते हो, ये तो जबरदस्ती भेजा हुआ आदमी है। तो गवर्नमेंट बोली नहीं भाई, अब तो ये इसने गलती किया, बहुत सारे लोगों को मुंबई में मार दिया है, इससे तो फांसी लगेगी ही लगेगी। उसके बाद आर्टिकल 161 लास्ट वाला हम लोग देखते हैं। ये क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है हमारे प्रेसिडेंट को, साथ में ये इसके अंतर्गत पार्डन्स, रिप्रीवमेंट, रिस्प्राइट, रिमिशन और सस्पेंड, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ों को मैंने बता दिया है। तो ये जितनी भी क्षमा याचना है वो आर्टिकल किसके अंतर्गत आती है? तो आर्टिकल 61 के अंतर्गत आती है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ ये कंडीशंस क्या है। कोर्ट मार्शल रहेगा तो उसमें रिप्रीवमेंट नहीं दिया सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट ने किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया तो उसमें
आपको गवर्नर जो होंगे, गवर्नर याद रखिए, प्रेसिडेंट दे सकते हैं, गवर्नर किसी भी प्रकार का रिप्रीमेंट, क्षमा याचना नहीं दे सकते हैं। और गवर्नर एक और काम नहीं कर सकता है, अगर किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड दे दिया जाए तो भी वो उसको खत्म नहीं कर सकता है, रोक नहीं सकता है। हाँ, उसको आगे गवर्नर अपने ही जैसा बड़ा पोस्ट वाला जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, तो प्रेसिडेंट साहब के पास भेज सकता है, लेकिन उसको रोक नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये हुआ कि गवर्नर के पास क्षमा याचना करने की शक्ति होती है, लेकिन वो मृत्यु दंड या कोर्ट मार्शल को नहीं कर सकता है, उसको घुमा फिरा करके प्रेसिडेंट के पास भेजना ही पड़ेगा, और प्रेसिडेंट के पास नहीं भेजेगा वो, तो इट्स विल बी इम्पॉसिबल फॉर एनीवन टू बी प्रोटेक्टेड, वो बच नहीं पाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट साहब चाहें तो बचा सकते हैं, वो अलग चीज है।